Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily MCQs. So over here we are going to cover the MCQs and बहुत सारे different current affairs में जो भी चीज़ें रही हैं उसको हम cover करेंगे. ओके सो बट बिफोर दैट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया जाए. चेंज हो गया है ना, कुछ तो डिफरेंट लग रहा होगा आपको यहाँ पे. सो डिफरेंस ये है कि फिलॉसफी ऑप्शनल आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो नेक्स्ट बैच है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी. इसके अलावा स्कोर दिस एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. फिर से स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम, इसमें एडमिशन्स हो रहे हैं, आपके आंसर्स चेकिंग एंड ऑल वही सारी चीज़ें हो रही हैं. तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन in any of these and apart from that you can join in any of these batches also, BA, MA, diploma plus UPSC और only UPSC. ये सभी batches 24th जुलाई से भी start हो रही हैं, तो you can join these as well, right? and NCERT की अपनी बैच तो है वो ऑलरेडी चल रही है, CSAT पेपर 2 भी है. सो ऑल दीज बैचेज आर देयर. सो अगर इसमें से किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो क्या करना है, tathastu.ics.com ये वेबसाइट है, यहाँ इसको विजिट करना है. एंड इसके अलावा आप अगर चाहें तो डायरेक्टली नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और यू कैन विजिट दी ऑफिस एज वेल. हमारा जो ऑफिस है आप उसको भी विजिट कर सकते हो. चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सियाचिन से रिलेटेड है. कल इससे रिलेटेड हमारा क्या था, न्यूज़पेपर में आया हुआ था. ओके सो द सियाचिन ग्लेशियर इज अ ग्लेशियर लोकेटेड इन द वेस्टर्न काराकोरम रीजन इन द हिमालयाज. सेकेंड इज द सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज. सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पश्चिमी काराकोरम रेंज में स्थित एक ग्लेशियर है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की गैर ध्रुवीय में सबसे लंबा ग्लेशियर है. तो इनमें से कौन से जो हैं वो स्टेटमेंट्स सही लग रहे हैं आपको, वो आपको आंसर देना है. तो इसमें कोई भी जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है सियाचिन ग्लेशियर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड के नॉन पोलर एरिया के हिसाब से अगर देखें तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट आता है एंड काराकोरम में ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है. राइट चलो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर. यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल शेप का ये जो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर है. ये दिस इज हैज बीन कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान. ये गिलगिट बाल्टिस्तान यहाँ पे देख सकते हैं. एंड अक्साई चिन जो है वो हमारा सामान किसी और ने किसी और को गिफ्ट कर दिया, तो वही है ये अक्साई चिन जो है ये वही एरिया है. खैर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिथियम, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है दैट इंडिया इज एन इम्पोर्टर ऑफ लिथियम. सेकेंड इज लिथियम इज अ मेटल नॉट फाउंड इन इंडिया. थर्ड इज लिथियम कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स. भारत में लिथियम का आयात होता है, आयातक है, मतलब वो जो इंपोर्ट करता है आयात करता रहता है. सेकंड है लिथियम भारत में नहीं पाई जाने वाली धातु है. तीसरा है लिथियम का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है. बहुत 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 ही इजी सवाल है. अगर आपको जो है थोड़ा सा भी अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देते होंगे तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दीज क्वेश्चंस. तो इसमें जो है दो स्टेटमेंट सही है, ठीक है. तो यहाँ पे जो बात हो रही थी कि इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, तो दैट इज द रॉन्ग वन एक्चुअली. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने लिथियम के रिजर्व्स देखे हैं कहाँ पे, सलाल हरीनामा रीजन इन रियासी. ये रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे, और जो दूसरी रिजर्व है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की. तो यहाँ पे दोनों में ही जो है लिथियम के रिजर्व्स ये दोनों ही जगह पे हमको मिले हैं. तो इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होता है, बाकी तो जो है वो सही है. यहाँ पे यू कैन सी the places wherein we have found the lithium reserves, जहाँ पे आके हमको मिले हैं. Okay, now let's move on to the next topic. Here you are supposed to read the following one. यहाँ पे जो ऊपर की तरफ नंबर्स जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, and which of the above are considered as the debt instruments in India. उपरोक्त में से
किसे भारत में ऋण साधन माना जाता है? ठीक है, तो क्या है इसमें से? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स। कौन से हैं इसमें? शेयर, बंधन, डिबेंचर या फिर व्युत्पन्न। कौन है इसमें से जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखे जाते हैं? तो ये सभी के सभी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखे जाते हैं। सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारी की सारी चीजें जो है इस चीज को लेकर के कंसीडर होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक टूल है। ओके, इट इज अ टूल एंड एंटिटी कैन यूज टू रेज कैपिटल। इसके थ्रू जो है कोई एंटिटी कैपिटल रेज कर सकती है बाय सेलिंग। so when they will be selling, they will be making money out of it. so that is the tool. जैसे कि लोग शेयर सेल करते हैं अपनी कंपनीज के in order to raise the capital, that is the money. okay, consider the following statements. Kars Plateau nestled in the Eastern Ghats, location बता रहा है. It is a UNESCO World Natural Heritage Site. थर्ड इज इट इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. कौन से जो स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है? पहला है कास पठार पूर्वी घाट में स्थित है. दूसरा है यह यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है. तीसरा है यह जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है. तो इसमें से जो कौन से कथन है, कौन से जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर सही है. तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि ये ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, तो ये एक्चुअली कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, देयर यू कैन फाइंड. एंड ये कास प्लाट्यू जो है इनको यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का टैग 2012 में ही दे दिया गया था, इन 2012 इटसेल्फ. दिस इज द वन. आप इमेज देख सकते हैं कितना खूबसूरत है. नेक्स्ट हियर यू कैन सी टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. दो कथन दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. आपको इसके हिसाब से आंसर देना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट डिफरेंशियल GNSS, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इज अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेशन सिस्टम ओवर GNSS. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है डिफरेंशियल GNSS यूज द नेटवर्क ऑफ ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशंस. थोड़ा टेक्निकल है, तो विच ऑफ दीज आर करेक्ट? दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, रीड करिए एंड गेट योर आंसर. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए कह रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. सो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज द DGNSS. It is an enhancement to GNSS that was developed to correct these errors and inaccuracies in the GNSS system, allowing for the more accurate positioning. so ये जो एक तरीके से किसी भी चीज का जो एक accurate जो information है, position जो information है, that could be given and that is being done better by the this DGNSS. क्योंकि इसमें जो GNSS था वो उतना accurately जो है location information नहीं देता था, but now this can do. so you can say कि एक तरीके से ये एक upgradation के तौर पे आप इसको देख सकते हैं. ये जो है DGNSS, it is based on ground stations. It is based on ground stations in order to achieve the more precise location. अगर आपको जो है शिप्स की कोई बहुत ही precise location देखनी है कि कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको on ground station की ज़रूरत पड़ेगी. Okay, and India has recently launched a new DGNSS जिसका नाम है सागर संपर्क. सागर संपर्क कितना आसान है, सागर में शिप और उससे संपर्क बनाना है. So this is quite easy to remember. नेक्स्ट है, यहां पर आपको बताना है that which one is incorrect. ओके, कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा जो स्टेटमेंट है गलत है रिलेटेड टू दी विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में इसमें से कौन से जो कथन है वो गलत है. पहला कह रहा है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन 2020. दूसरा है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज फ्रॉम FY 2022 फिजिकल ईयर 2022 टू फिजिकल ईयर दैट ऑफ द 2032.
Third one is this scheme provides short-term loans for investment in viable projects related to agriculture. And the last one is all loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of 2 crore rupees. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2020 में शुरू किया गया था। दूसरा है योजना की अवधि फिस्कल ईयर 2020 से फिस्कल ईयर 2032 तक है। तीसरा है यह योजना कृषि से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। एंड लास्ट वन है इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर रुपए की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट होगी, यानी कि 2 करोड़ रुपए। तो क्या इसका सही है? स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है वो यहां पर सही है। राइट, सो दिस सॉरी इनकरेक्ट एक्चुअली बताना था आपको, तो जो थर्ड वन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या इनकरेक्ट है? जो ये थर्ड स्टेटमेंट सारा करेक्ट कर बोलते बोलते आई मिस्टेकनली सेट, गलती से हो गया। सो दिस इज द थर्ड वन जो कि गलत है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर सही दी गई है। AIF इज टू प्रोवाइड द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देगा, ना कि शॉर्ट टर्म लोन्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, लोन्स अंडर दिस स्कीम आर प्रोवाइडेड टू प्रोजेक्ट, ये किस चीज के लिए लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड दैट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो एक तरीके से एक सपोर्ट दे रहा है सो दैट कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, उस चीज के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आया जा सके एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स जो है उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू दी NFT, नॉन फंजिबल टोकन। ये इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था बहुत ही डिटेल में। विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन से कथन जो है वो नॉन फंजिबल टोकन के हिसाब से सही है? पहला है दैट दिस NFTs आर लीगल टेंडर इन इंडिया। दूसरा है NFTs कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम of exchange, and तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposes heavy tax NFT, heavy tax on the NFT। अपूर्णीय टोकन भारत में कानूनी निविदा है। NFT का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। एंड तीसरा है भारत सरकार NFT पर भारी टैक्स लगाती है। तो इसमें से जो है वो कौन से सही है? तो ऑप्शन बी यानी सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज एज ऑफ नाउ ये जो NFT जो है ये नॉन लीगल टेंडर्स है। ठीक है, इंडिया में नॉन लीगल है, अभी तो इस चीज के बारे में शुरुआत हुई है। लेटर ऑन जो डेवलपमेंट्स होंगी वो देखा जाएगा कि इंडिया में जो है वो क्या इस चीज से लेकर के किया जा सकता है। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है आपको न्यूज एनालिसिस में। ये जो NFT है ये नॉन फंजिबल कहा गया है। फंजिबल का मतलब ही होता है यूनिक, तो ये यूनिक होंगे, ये अपने में ही यूनिक होंगे। तो ये एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स होंगे जो कि एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे? ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा। वहीं पे ही आप इसको सेल बाय परचेज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, एंड उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द मनी एज वेल। Next question is related to Indo-Pacific Economic Framework, IPKF is based on 4 pillars। 4 pillars पे based है। तो नीचे pillars दिए हुए, एक तो बताना है कि क्या करेक्टली मैच्ड हैं क्या। ओके, तो दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। जो ये मेंशन किया गया है ऊपर ये सही है क्या? पिलर 1 फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, Pillar 2 supply chain resilience, third is Pillar 3 infrastructure and decarbonization, and Pillar 4 is tax and anti-corruption। स्तंभ 1 निष्पक्ष और लचीला व्यापार, स्तंभ 2 आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, तीसरा स्तंभ 3 है बुनियादी ढांचा और डिकार्बोनाइजेशन, एंड फोर्थ है स्तंभ 4 कर और भ्रष्टाचार विरोधी। तो इसमें से कितने जो है वो सही है? दैट इज सी, यानी कि 3 जो है वो सही है। सप्लाई चेन, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी टैक्स एंड करप्शन पिलर्स ऑफ द IPEF, एंड
However, it had decided to remain out of the trade pillar. ट्रेड पिलर से जो है वो बाहर रहने के लिए फिलहाल इंडिया ने जो है 3 ही पिलर्स को ज्वाइन किया है, नॉट दैट ऑफ द ट्रेड पिलर। उसको इसने अभी तक जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। इसको लॉन्च किया गया था टोक्यो में। इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू स्ट्रेंथन दी इकोनॉमिक एंगेजमेंट। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में इकोनॉमिकली एक तरीके से एंगेजमेंट होती रहे, सो दैट हर कोई जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो फ्लरिश करे, प्रॉस्पर करे और वो आगे की तरफ बढ़े इस चीज़ के वजह से। इसमें टोटल जो है 14 पार्टनर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम एंड दैट ऑफ द यूएसए। सब जगह हैं। Next question, consider the following statements. National Clean Air Program is to meet the prescribed annual average ambient air quality standards at all locations in the country in a stipulated time frame. Second is NCAP targets to eliminate the particulate matter by 2030. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, this is the NCAP का उद्देश्य देश के सभी स्थानों पर निर्धारित समय सीमा, देश के सभी स्थानों पर निर्धारित समय सीमा में निर्धारित वार्षिक और औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है। दूसरा है एनसीएपी का लक्ष्य 2030 तक पार्टिकुलेट मैटर को खत्म करना है। तो इसमें से जो है कौन से स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन से ऑप्शन सही है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जो बात करी गई है पर्टिकुलर मैटर PM10 की बात करिए, जिसके लेवल्स वी हैव डिसाइडेड इन ऑर्डर टू इसको कहाँ 40% तक करें, या फिर जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसको 2025-26 तक जो है हम उसको कम कर सके, उनका जो प्रेजेंस है वो कम कर सके। पर्टिकुलेट मैटर लेवल्स अप टू दैट ऑफ द 40% तक की लेवल पे ले आए, और अचीवमेंट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स दैट इज द 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बाय 25-26, जो कि फिजिबल नहीं लगता है इन टारगेटेड 131 सिटीज जो कि टारगेट करके रखे हुए हैं, वहां पर ये सारे काम जो है वो हो सके। राइट, सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस थिंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन से जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो सही है? पहला है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। दूसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क डील्स विद द international trade. Third option is India has national legislation to implement Sendai framework. Fourth one is Sendai framework is binding on all countries. भारत में सेंडाई फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है। सेंडाई ढांचा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। भारत के पास सेंडाई ढांचे का लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून है। और लास्ट है सेंडाई ढांचा सभी देशों के लिए बाध्यकारी है, यानी बाइंडिंग है। तो इसमें से कौन सा कथन जो सही है? दैट इज दी थर्ड वन। ढांचा इसको जो है लागू करने के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस वी हैव दी सेंडाई फ्रेमवर्क, हमारे पास ये जो है। तो इंडिया ने सेंडाई फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो किस चीज़ से डील करता है? डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करता है। एंड ये एक वॉलंटरी अग्रीमेंट है, ना कि बाइंडिंग अग्रीमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत हो गए, एक ही स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। सो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है works hand in hand with the other 2030 agenda agreements including the Paris Agreement on climate change. ये जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली काम करता है। एंड इसको इंडोर्स किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने जो है इसको इंडोर्स किया था 2015 में। फॉलोइंग द 2015 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसको लेकर के सामने आया गया था। एंड इसको किस चीज़ के लिए लेकर के आया गया है? इट एक्चुअली एडवोकेट्स द रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस इन lives, livelihoods, and health in the economic, physical, social, and cultural environment assets of persons, business, communities, and countries। क्योंकि जब भी डिजास्टर होती है बहुत सारी चीज़ें जो है हम खो जाते हैं, है ना, खो देते हैं बहुत सारी चीज़ें, इंसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी चीज़ें जो है उन डिज़ास्टर्स में हमसे दूर चली जाती हैं। तो उसी वो चीज़ें ना हो डिज़ास्टर, तो एंड ऑब्वियसली बात है उनसे बचाने के लिए दिस इज द फ्रेमवर्क विच हैज़ बीन डिसाइडेड, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज MCQs class. I hope that you liked it, and see you in the next class. Bye bye, take care and have a great time.